डीलिमिटेशन के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डीलिमिटेशन जो है आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। ठीक है, तो ये जो न्यूज़ में होना एक करंट अफेयर के हिसाब से भी बहुत यूज़फुल चीज़ हो गया है, और दूसरा क्या है कि ये कन्वेंशनल पार्ट में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है डीलिमिटेशन। इट इज़ इन इधर इन द जीएस पार्ट इन पॉलिटी और द पब्लिक ऑप्शनल में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत इन द बोथ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इधर फॉर द जनरल स्टडी के पर्सपेक्टिव से सोचे तो या तो प्रीलिम्स से पूछा जाएगा, अगर प्रीलिम्स में नहीं पूछा है तो मेंस से पूछ देगा, अगर इस बार नहीं पूछा है तो नेक्स्ट ईयर पूछ देगा। तो यूपीएससी इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल इन आस्किंग द क्वेश्चन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसको पढ़ना नहीं है, अगर आपने कन्वेंशनल पोर्शन में पढ़ा है तो अपने आप ये तैयार हो जाएगा। और करंट अफेयर सिर्फ ये दर्शाता है, डायरेक्ट करता है कि इस पॉइंट पे फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि नाउ इट इज इन न्यूज़। ठीक है ना, तो अगर हम दोनों पर्सपेक्टिव से सोचे तो इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो थोड़ा सा हम इस पे समझने की कोशिश करते हैं कि डिलिमिटेशन है क्या, है ना। इनफैक्ट लोकतंत्र का असली मतलब सिर्फ वोटिंग नहीं है। क्या है इसका लोकतंत्र का असली मतलब सिर्फ वोटिंग नहीं है, फेयर रिप्रेजेंटेशन है। फेयर रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा भाई? डिलिमिटेशन एक टेक्निकल प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल पावर का रीडिस्ट्रीब्यूशन है। जहाँ पॉपुलेशन बढ़ती है वहाँ क्या होता है, वहाँ रिप्रेजेंटेशन का बैलेंस भी बदलना ज़रूरी होता है। ठीक है, क्यों भाई? क्योंकि वी आर लिविंग इन ए फेडरल कंट्री। फेडरल कहा गया क्वासी फेडरल, मतलब फेडरल है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है। और इनफैक्ट फेडरलिज्म तभी सर्वाइव करता है जब रिप्रेजेंटेशन फेयर और बैलेंस्ड हो। क्या फेयर और बैलेंस कब होगा? जब पॉपुलेशन कंट्रोल करने वालों को पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। यही यहाँ क्या हो रहा है, पॉपुलेशन कंट्रोल करने वालों को पनिशमेंट मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि क्या हुआ है, नॉर्थ इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ा है और वी आर गोइंग टू डिलिमिट द बाउंड्री ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन इटसेल्फ। ठीक है ना, और साउथ इंडिया में पॉपुलेशन कंट्रोल किया है। तो क्या कंट्रोल करना, और पॉलिटिकल पार्टीज जो है जिन्होंने इसको प्रमोट किया है कंट्रोल करने के लिए, क्या उनको इन द नेम ऑफ डिलिमिटेशन कोई पनिशमेंट मिलना चाहिए? नहीं। यही डिलिमिटेशन का डिबेट का कोर है। ठीक है, यही है, और इसी वजह से अभी डिफीट किया गया है। और इसके कई सारे पर्सपेक्टिव्स हैं। थोड़ा सा हम बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करते हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव को भी लेने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो इनफैक्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हम देखें तो डिलिमिटेशन इन इंडिया क्या है? डिलिमिटेशन इन इंडिया हैज इवॉल्व्ड कब? ग्रेजुअली टू मैच द डेमोक्रेटिक नीड्स ऑफ ए ग्रोइंग पॉपुलेशन। ठीक है, द प्रोसेस बिगन soon after independence to ensure equal representation across regions। ठीक है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए across region, कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं ऑन द बेसिस ऑफ कि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन कम है, इस वजह से, क्योंकि डिमार्केशन हो उसके लिए एक हमने फिक्स क्राइटेरिया कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट डिलिमिटेशन कब हुआ था? फर्स्ट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड इन 1952 after the first general election under the supervision of the election commission of India, under the supervision of the delimitation commission of India। in fact election commission of India को ये अथॉरिटी दिया गया है, इसलिए मेरे स्लिप ऑफ माय टंग। ठीक है, जो 1952 में फर्स्ट बार हुआ, फर्स्ट टाइम 1952 में हुआ। उसके बाद क्या हुआ? सब्सिक्वेंट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज वर कंडक्टेड इन 1963। कब हुआ? 1963 में हुआ। उसके बाद कब हुआ बताओ? उसके बाद 1973, उसके बाद 1973 के बाद 2002 से 2008। ठीक है ना, ठीक। तो ये सारे ये वक्त था जब हमारा डिलिमिटेशन एक्सरसाइज किया गया। लेकिन क्या प्रॉब्लम हुआ? However, a major turning point occurred during the 1970s, जब क्या वो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ही रैपिडली ग्रोथ हुआ। कब हुआ? 1970s में।
1970 में, 1970s में ये पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ। अब जब पॉपुलेशन का ग्रोथ होगा तो उस समय क्या करना पड़ेगा, कहीं ज़्यादा होगा कि ऐसा तो नहीं कि हर स्टेट में इक्वल ग्रोथ हुआ, कहीं पे ज़्यादा हुआ, कहीं पे कम हुआ है। और इनफैक्ट ये जो प्रॉब्लम है ये 1970s से ही स्टार्ट हो गया, उस समय स्टार्ट हो गया व्हेन इंडिया फेस्ड रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। और इसको टू एनकरेज पॉपुलेशन कंट्रोल द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू फ्रीज द नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सीट। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो पॉलिटिशियन क्या करेंगे, आज के डेट में भी देखते बहुत सारे पॉलिटिशियन कहते हैं इन द नेम ऑफ रिलीजन, क्या कहते हैं, नंबर ऑफ, क्या कह रहे थे, बच्चे बढ़ाओ। बच्चे बढ़ाने का मतलब करता है टेम्पररी, आप देख रहे हो यू आर टारगेटिंग सम अदर कम्युनिटी, सम स्पेसिफिक कम्युनिटी, बट वी आर लिविंग इन अ सेकुलर कंट्री, सो पॉलिटिशियन को ऐसा करना ही नहीं चाहिए। इट इज नॉट गुड फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ, इवन द सम पर्टिकुलर कम्युनिटी, सम पर्टिकुलर लीडर, आई एम नॉट टेलिंग टू एवरीवन, some particular leader in the name of religion, they are just promoting, they are just motivating the people to grow the population of a country, of the community, ठीक है। ये क्या है, ये फ्यूचर के लिए भी हार्मफुल है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी हार्मफुल है, और वी कैन से द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री के लिए भी हार्मफुल है, ठीक है। इवन इट इज गोइंग टू चैलेंज द secular characteristic of the country also. Whenever you are passing this type of a statement, you are destroying the secular characteristic of the country itself, ठीक है, जो कि हमारे प्रियम्बल में मेंशन है। और वी आर एवरीथिंग, मतलब एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड दिस सम पर्सपेक्टिव, सम क्राइटेरिया, ठीक। इसका क्या फंक्शन था, 1970s में फ्रीज कर दिया गया ईयर को। तो इसका मतलब था कि इसका मेन पर्पस था इंश्योरिंग that state controlling the population should not face any political disadvantage। अगर कंट्रोल कर रहा है पॉपुलेशन को तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उनको कोई पॉलिटिकल डिसएडवांटेज हो रहा है। किस तरह से, नंबर ऑफ सीट्स को लेकर, टू बैलेंस द रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन पॉलिसी और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का कनेक्शन जो है यहीं से स्टार्ट होता है। कहाँ से, जब फ्रीज किया गया ताकि लोगों को जो भी कंट्रोल कर रहे हैं, जो स्टेट पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहा है, उसको किसी तरह की प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, ठीक है। इसको इनफैक्ट सेवरल आर्टिकल्स डील विद द डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी। वन ऑफ देम आर आर्टिकल 82, कई सारे आर्टिकल 82 है, 170 है, तो और भी है। जैसे कि आर्टिकल 182 क्या कहता है, डिलिमिटेशन आफ्टर सेंसस। आर्टिकल 82 कहता है कि आफ्टर एवरी सेंसस पार्लियामेंट शैल इनेक्ट ए लॉ, ठीक है। किस लिए, आफ्टर एवरी सेंसस पार्लियामेंट शैल इनेक्ट ए लॉ टू रीएडजस्ट एलोकेशन ऑफ सीट इन लोकसभा। दिस, अगर रीएडजस्टमेंट ऑफ रीएडजस्टमेंट करेंगे एलोकेशन ऑफ सीट इन द लोकसभा तो क्या होगा, दिस इंश्योर दैट कंस्टिट्यूएंसी रिफ्लेक्ट क्या, पॉपुलेशन चेंजेस, है ना। कि अगर हम इस तरह से रीएडजस्ट कर रहे हैं तो इससे पता चलेगा कि कंस्टिट्यूएंसी के पॉपुलेशन में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग, एक आर्टिकल 170, आर्टिकल 170 इनफैक्ट डील करता है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली क्या कर रहा होता है, इनफैक्ट आर्टिकल 170 डील्स विद कंपोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, रीएडजस्टमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंसी आफ्टर सेंसस। This ensure balanced representation within the state। फिर अगर हम दूसरे आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल 327 क्या करता है, 327 जो है डायरेक्टली एम्पावर करता है किसको, पार्लियामेंट को, टू मेक लॉज रिगार्डिंग इलेक्शन इंक्लूडिंग द डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो 329 है। 329 क्या करता है, अब ये जुडिशरी की बात करता है, वार ऑन जुडिशियल इंटरफेरेंस। इसमें क्या है कि एक बार डिलिमिटेशन यू कैन नॉट चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। तो इनफैक्ट ये आर्टिकल 329 डील्स विद द वार ऑन जुडिशियल इंटरफेरेंस। तो इसको याद रखना है, थोड़ा ध्यान रखो, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क नहीं है कि
कि याद रखना कि भैया कि हम आर्टिकल 182 है, 170 है, ठीक है, 329 है। तो ये सबको बहुत ही डिफिकल्ट टास्क नहीं है कि हम याद कर लें। अगर आप बार बार इसको देखोगे, बार बार समझोगे ना, तो अपने आप, और इफ यू विल स्टार्ट कंपेयरिंग वन आर्टिकल विद अनदर आर्टिकल ना, देन डेफिनेटली अब मेक द एक्रोनियम, कोई कोड बना लेना है उससे कि हर चीजें तैयार रहे, याद रहे, है ना। तो इसलिए इतना अपने आप पे बर्डन नहीं लगा। आर्टिकल क्यों, आर्टिकल यूपीएससी जनरली डायरेक्टली पूछती नहीं है, लेकिन क्या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो पूछ देती है। और सेकेंड थिंग, इट विल हेल्प यू इन स्टेट पीसीएस ऑल्सो। तो कुछ आर्टिकल को याद रखें, इसका मतलब नहीं है कि सारे आर्टिकल को याद रखना है, ठीक है ना। कुछ आर्टिकल को याद रखना है, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। कभी कभी मैच द फॉलोइंग आ जाता है, और स्टेट पीसीएस में तो डायरेक्टली पूछता है, ठीक है। तो स्टेट पीसीएस में डायरेक्टली पूछता है, इसलिए हमको इसको ध्यान रखने की जरूरत है। तो क्या कहता है कि आर्टिकल 329 क्या कहता है, डिलिमिटेशन ऑर्डर्स कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट्स, ठीक है। अभी हमने बताया इंश्योरिंग स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन। अगर क्योंकि हम इस चीज़ों को तो कितना स्मार्टली बनाया गया है। अगर हम इसको गवर्नमेंट के हाथ में दे देते या कोर्ट का, तो कोई भी कोर्ट में चला जाता है। कोर्ट में चले जाने का मतलब क्या है, द मोमेंट यू विल फाइल द कंप्लेन और PIL और एनीथिंग, देन तो क्या होगा, कोर्ट विल टेक द एक्शन, जहाँ पे वहीं पे रुक जाएगा। सो डिले इन डूइंग द थिंग्स, तो और फॉर सम इंडिपेंडेंसी, कि ये फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री और विद द प्रॉपर क्या है उसका न्यायपूर्वक, न्याय के साथ काम करने के तरीके के लिए ये काम किया गया है, ठीक है ना। तो ये है, तो इसको कहते हैं तो इसमें क्या है, कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते किसी भी कोर्ट में मतलब क्या होता है, किसी का कोर्ट मतलब इधर इन द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट और एनी कोर्ट, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो डी मतलब क्या है कि डिलिमिटेशन एक बार हो गया ना, तो लीगली फाइनल होता है वर्ड। अगर डिलिमिटेशन वंस डन, लीगली फाइनल, कोर्ट इंटरफेरेंस नहीं करता है इसमें, ठीक है। इसमें कोर्ट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ये टेक्निकल चीज़ है, ना कि कोई जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है। बाउंड्री का मेजरमेंट करना है, बाउंड्री डिलिमिट करना है, पॉपुलेशन ग्रोथ को काउंट करना है। तो ये सब से इसमें डे टू डे इन सब एक्टिविटीज़ में 329 के तहत उसको क्या किया गया है, कोर्ट का इंटरफेरेंस को रोक दिया गया। मतलब जो भी डिलिमिटेशन कमीशन होंगे, वो उसका डिसीजन जो होगा फाइनल होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब इसमें कुछ दूसरा देख सकते, कुछ जैसे कि कुछ चेंजेस भी आए थे। कैसे, जैसे अगर हम 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 की बात करते हैं ना, तो वो क्या करता है, वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। उसने क्या किया कि फरोज लोकसभा सीट एलोकेशन बेस्ड ऑन 1971 सेंसस, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट में ही 1971 के बेसिस पे लोकसभा के सीट को फिक्स कर दिया गया था। और दूसरा क्या किया गया था कि फ्रीज इंटेंडेड टू प्रमोट पॉपुलेशन कंट्रोल, ठीक है। इसका मेन पर्पस था कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, ना कि पॉपुलेशन को ग्रोथ करना। ऐसा क्यों होता, अगर नहीं करता तो हर स्टेट प्रमोट कर रहा था, प्रमोशन मोटिवेट कर रहा था। और इसमें सबसे बड़ा काम क्या कर रहे थे, कोई पॉलिटिकल पार्टी होगा जिसका इस कंस्टिट्यूंसी मेरा ज़्यादा वोट है, इस एरिया में मेरा ज़्यादा वोट है, ठीक है। जैसे सीधा एग्जाम्पल यूपी 80 सीट्स हैं एमपीज के, ठीक है ना। तो इम्बैलेंस पॉलिटी हो रहा है ना। तो और ये कब तक के लिए वैलिड था, जो हमने 1971 सेंसस को लिए, वो वैलिड अंटिल 2001। अब इससे क्या है कि इसका फायदे क्या होते थे कि स्टेट कंट्रोलिंग पॉपुलेशन वर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लूजिंग रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। दूसरा क्या, अब उसके बाद क्या आया, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 आया, ठीक है। 84th, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को, अभी 42nd अमेंडमेंट एक्ट की बात हमने कर दी, फिर हमने 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, वो क्या है 2001 में आया है। उस अमेंडमेंट में क्या हुआ, इसमें क्या किया कि इसको एक्सटेंड कर दिया, कब तक के लिए सीट को, फ्रिज को, अंटिल 2006। अब 26 आने वाला है कि 26 तो आ गया। अब यहाँ ड्रामा फिर शुरू हुआ। तो इसमें क्या है कि इसमें क्या किया गया कि अलाउड बाउंड्रीज एडजस्टमेंट विदाउट चेंजिंग टोटल सीट्स, तो ठीक है कि इसमें तो सीट्स तो चेंज नहीं हुआ, बाउंड्री को चेंज कर दिया गया, ठीक।
तो इसमें क्या री एडजस्टमेंट ऑफ द रीडिफाइनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ। फिर क्या हुआ, दूसरा क्या हुआ, ये 2001 का था 84। फिर दूसरा क्या आया, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 आया। इस अमेंडमेंट ने क्या किया, दिस अमेंडमेंट अलाउड द डिलिमिटेशन बेस्ड ऑन 2001 सेंसस बट विदाउट इंक्रीजिंग सीट्स। ठीक है, अब हम इस पे हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव को देखते हैं, क्या क्या पर्सपेक्टिव हो सकता है जिसके जो कि डिलिमिटेशन से कनेक्टेड है, अजय कि जो कि हमारे यूपीएससी के लिए भी हेल्पफुल होगा, अगर मेंस राइटिंग में बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। और हम पॉइंट टू पॉइंट हम इसको डिस्कस कर सकते हैं कि जैसे कि जैसे वन ऑफ देम इज, अगर हम वैसे करें तो अब हम कर सकते हैं इसे डेमोक्रेटिक इक्वालिटी। ठीक, डेमोक्रेटिक इक्वालिटी की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्योंकि डेमोक्रेसी सबसे बड़ा चीज़ है। अभी हमने डेमोक्रेसी के बारे में डिस्कस किया था कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट थिंग। ऑल्दो कोई भी टाइप का गवर्नमेंट हो, कुछ ना कुछ लूप होल्स होते हैं, फॉल्ट होते हैं, बट डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा बात क्या है कि प्रजा ही राजा होता है। मतलब वन ऑफ द वेरी फेमस स्लोगन क्या है कि बेस्ट रूल कैन नॉट रिप्लेस द सेल्फ रूल। और ऑल दो इन द ये जो है ना, जहाँ पे जनता का राज होता है, वहाँ पे एक कुछ नेगेटिव फल ये है कि डिले इन डिसीजन होता है। डिले इन डिसीजन किसी भी अगर फैमिली मेंबर में भी रहते हैं तो 5 लोगों से पूछा जाता है। जब 5 लोगों का राय लिया जाएगा तो क्या होगा, देयर इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, किसी के लिए ये सही है, किसी के लिए ये सही है, किसी के लिए वो सही है। सो एक मत पे लाना मतलब वी आर टेकिंग द व्यू ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स ऑफ द सोसाइटी। सो टू कन्विंस ऑल स्टेक होल्डर ऑफ द सोसाइटी इट विल टेक टाइम। तो यही चीजें यहाँ डिलिमिटेशन, अगर हम पॉपुलेशन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, तो डिलिमिटेशन होता है। डिलिमिटेशन का इम्पैक्ट क्या हो सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट। वन ऑफ द नेगेटिव इम्पैक्ट क्या, नंबर ऑफ सीट्स जब बढ़ेंगे पार्लियामेंट में 700 प्लस, तो क्या होगा, जो कोई भी बिल पास होने में डिफिकल्टीज भी आ सकती है। लेकिन ये सब तो सेकेंडरी चीज है। पहले हमारा काम है कि एवरीवन विल गेट देयर रिप्रेजेंटेटिव इन द पार्लियामेंट इन ए राइट मैनर, इन ए बैलेंस्ड मैनर। ठीक है, तो फ्रॉम ए डेमोक्रेटिक व्यू पॉइंट से हम देखें तो डिलिमिटेशन इज एसेंशियल, किस लिए है, इसेंशियल टू मेंटेन द प्रिंसिपल किसका, 1 पर्सन 1 वोट। और 1 वोट मतलब 1 वैल्यू। ठीक है ना, वैल्यू को भी देखना है। सो इफ पॉपुलेशन इंक्रीजेस बट सीट रिमेन अनचेंज, रिप्रेजेंटेशन बिकम्स अनइक्वल। ठीक है, अगर से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है और सीट उतना ही रहेगा तो क्या होगा कि हाँ बताओ, तो होगा क्या क्या कि सीट उतना ही रह गया पॉपुलेशन में, तो इनबैलेंस पॉलिटी हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन इक्वल नहीं रहा, बराबर नहीं रहेगा ना। जैसे कि एक कंस्टिट्यूएंसी विद 30 लाख वोटर्स हैं, अनदर क्या है 10 लाख वोटर्स हैं, तो क्या होगा, एक कंस्टिट्यूएंसी अगर 30 लाख वोटर्स हैं, दूसरा है 10 लाख वोटर है, दिस क्रिएट इनइक्वालिटी इन वोटिंग पावर ना, नहीं। ठीक है, वोट की वैल्यू इक्वल रखना है तो डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल है ना। तो डेमोक्रेसी का पहला बेसिक प्रिंसिपल क्या है, वोट की वैल्यू को इक्वल रखना। ठीक है, तो वोट की वैल्यू को इक्वल कैसे रखा जाता है, तो बाय मींस ऑफ द वी आर बैलेंसिंग द थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन ओनली। ठीक है, तो इसलिए डेमोक्रेसी में इक्वालिटी की बहुत ज़रूरत है। अब बहुत वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन डेमोक्रेसी। सेकेंड क्या कर सकते हैं, बताओ, फेडरल पर्सपेक्टिव फेडरलिज्म ले सकते हैं ना, फेडरलिज्म। ठीक है, फेडरलिज्म में क्या होगा, फेडरलिज्म में और अगर इंडिया का और अलग अलग पर्सपेक्टिव है, कुछ क्वासी फेडरल कहा गया, कुछ कहा गया क्या क्या है। ठीक है ना, तो इंडिया इज ए फेडरल कंट्री मीनिंग स्टेट मस्ट हैव फेयर रिप्रेजेंटेशन इन नेशनल डिसीजंस। ठीक है, फेयर रिप्रेजेंटेशन इन नेशनल डिसीजंस। तो इसमें क्या है, जैसे अभी आप देखते हैं सिचुएशन, सदर्न इंडिया को लेते हैं, सदर्न स्टेट को लेते हैं, लाइक तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका,
सक्सेसफुल, तो ये क्या है, ये सक्सेसफुली कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ। अब उसके अगेंस्ट में हम कह देते हैं नॉर्दर्न स्टेट को। नॉर्दर्न स्टेट में कौन सा है, लेकिन उत्तर प्रदेश को ले लो, बिहार को ले लो, एक्सपीरियंस क्या है, ये हायर ग्रोथ, इन्होंने पॉपुलेशन को एकदम बम ब्लास्ट किया है, ठीक है ना। तो पॉपुलेशन ग्रोथ है, इफ सीट्स आर एलोकेटेड स्ट्रिक्टली बाय द पॉपुलेशन, तो क्या होगा, पॉपुलेशन के बेसिस पे अगर हम सीट्स को एलोकेट करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा कि नॉर्दर्न स्टेट से गेन पावर, एक तरफ इम्बैलेंस हो जाएगा, एक तरफ से नंबर ऑफ वो रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा इधर से आ जाएंगे नॉर्दर्न इंडिया से, और व्हाट अबाउट सदर्न इंडिया, उन्होंने अच्छे काम किए तो उनको सजा मिलने पड़ेगी। मिलेगी कैसे, उनका पॉपुलेशन कंट्रोल हुआ है तो नंबर ऑफ सीट्स कम होंगे, तो क्या होगा, अगर कोई बिल पास होगा तो इनका इम्पैक्ट अगर उधर से है तो इधर से इम्बैलेंस होगा चीजें, तो हु विल डिसाइड द थिंग्स, इधर नॉर्दर्न इंडिया विल डिसाइड द मेजोरिटी ऑफ थिंग्स, ठीक है ना। तो ये एक तरह से फेडरलिज्म को भी चैलेंज करेगा, है ना। तो फेडरलिज्म को चैलेंज करने का मतलब क्या होता है, दिस कि व्हाट हैपेंड, दिस कुड वीकन द फेडरल बैलेंस, ठीक है। तो क्या होगा फाइनल रिजल्ट, फेडरल बैलेंस टूट गया तो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ सकते हैं, हो सकता है ना। अगर फेडरल बैलेंस ही टूट जाएगा तो क्या होगा कि पॉलिटिकल टेंशन बढ़ जाएगा। और ठीक, तो अब तीसरा ले लेते हैं डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से। अभी हमने क्या क्या लिया, डेमोक्रेटिक इक्वालिटी, तीसरा फेडरलिज्म, और डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव भी ले सकते हैं। अब हम डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव, ठीक है। डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव को क्या है तो क्या हो सकता है इसमें बताओ, नहीं ऑनलाइन कोई नहीं। तो डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव में ये हो सकता है, ऐसे कर सकते थे, डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव में रिप्रेजेंटेशन शुड आल्सो कंसीडर, किसको कंसीडर करेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, लिटरेसी रेट्स, गवर्नेंस क्वालिटी, ठीक है ना। तो गवर्नेंस क्वालिटी स्टेट दैट इन्वेस्टेड इन डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन कंट्रोल शुड नॉट बी पेनलाइज्ड, ठीक है। जो गवर्नेंस क्वालिटी में स्टेट जो इन्वेस्ट किया है डेवलपमेंट और पॉपुलेशन कंट्रोल में, उसको तो हम पेनलाइज नहीं कर सकते। अगर हम पेनलाइज करेंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम से क्या होगा, दिस विल गिव द इम्पैक्ट ना, कि यार जो काम हम करते हैं, ह्यूमन नेचर है, अगर हमने गलत अच्छा किया और पनिश होंगे, बार बार पनिश होंगे, तो व्हाट वी विल डू, क्या होगा, क्या कि वी विल स्टार्ट थिंकिंग इन डिफरेंट वे, कि नहीं, अब हमें भी उसी तरह से करना है, क्योंकि हमें इनाम की जगह पे सजा मिल रही है, ठीक है। तो इसको भी हमको ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट हम और क्या कर सकते हैं, अभी हमने किया डेमोक्रेटिक क्वालिटी ले लिया, फेडरलिज्म ले लिया, डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव ले लिया, और पॉलिटिकल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव भी ले सकते हैं ना, नहीं ले सकते हैं। पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, ठीक है, इसको लिख सकते हैं। तो पॉलिटिकल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव डिलिमिटेशन डायरेक्टली इफेक्ट किसको करेगा, पॉलिटिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन को, है ना, पॉलिटिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन को करेगा। दूसरा रिसोर्स एलोकेशन, तीसरा पॉलिसी प्रायोरिटीज। तो मोर सीट का मतलब क्या, ज्यादा सीट मतलब क्या होता है, मोर सीट मतलब मोर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। डेफिनेटली अभी मैंने बताया कि जब ज्यादा सीट्स होंगे तो ज्यादा मेजोरिटी में हम लोग होंगे, तो ज्यादा मेजोरिटी में होंगे तो पार्लियामेंट में हल्ला भी शोर भी तो हम ही मचाएंगे। सो वी विल, तो मतलब जो भी बिल पास होगा या जो भी पॉलिसीज आएंगे उस पर क्या होगा, लॉ पास होगा, उसको कौन करेगा, मेजोरिटी, हु विल डिसाइड, जो दोज हु आर इन मेजोरिटी, ठीक है, दैट इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस और गिव द इम्पैक्ट ऑन एनी बिल, और इनफैक्ट कहेंगे होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री टू डिसाइड द थिंग्स, सॉरी। तो डिसीजन मेकिंग किसके पास चला जाएगा, दोज हु आर इन द मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मान लो यूपी से ही 80 सीट है, ठीक है ना, ये बहुत बड़ा एग्जांपल है। देखिए मोर बार्गेनिंग पावर आ जाएगा उसके पास, नेगोशिएट करेगा। और तीसरा क्या हो, ग्रेट सेंट्रल रिसोर्सेज शेयर। अब क्या हो, सेंटर से जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होता है,
क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको इन्फ्लुएंस करेगा गवर्नेंस को, गवर्नेंस की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करेगा। तो फाइनली वो क्या, सेंट्रल रिसोर्सेज भी शेयर में वो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा कि भैया अगर इधर नहीं दोगे तो ये सरकार गिरा देगी। ठीक है, दस, तो इसको हम क्या कर सकते हैं इससे कि दस डिलिमिटेशन है स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस। नहीं, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस कैसे हैं बताओ? जैसे सीट्स बढ़ने का मतलब सिर्फ एमपीज नहीं हो, पावर भी बढ़ना है ना। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट देख सकते हैं क्या है अब, पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी को देखते हैं फिफ्थ में। ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी को देखते हैं। क्या है कि इंडियाज अर्लियर पॉपुलेशन कंट्रोल सक्सेस वाज रीजनली अनइवन। ठीक है, बैलेंस तो है ना। सदर्न स्टेट इन्वेस्टेड इन एजुकेशन, प्रमोटेड फैमिली प्लानिंग। व्हाट अबाउट द नॉर्दर्न स्टेट, क्या किया उसने? एक्सपीरियंस स्लोअर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ठीक है, इफ रिप्रेजेंटेशन शिफ्ट टुवर्ड्स हाई ग्रोथ स्टेट, इट मे सेंड अ रॉन्ग पॉलिसी सिग्नल डिस्करेजिंग पॉपुलेशन कंट्रोल। एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या ले सकते हैं? गवर्नेंस इफिशिएंसी पर्सपेक्टिव को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो गवर्नेंस एफिशिएंसी